दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। इस अध्याय में हम विस्तार से कानून या विधि के शासन, इसकी प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत, एवी डायसी के रूल ऑफ लॉ सिद्धांत की आलोचना तथा भारत में विधि के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले हम विधि के शासन के बारे में आसान शब्दों में जानेंगे कि ये जो शब्दावली है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, इसका सामान्य अर्थ क्या है। दोस्तों, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसमें ये माना जाता है कि कानून सर्वोपरि है यानी सर्वोच्च है और सरकार सहित सभी नागरिक समान रूप से कानून के अधीन हैं। ये मनमाने शासन के विपरीत कानून की सर्वोच्चता और समानता सुनिश्चित करता है, जिसको कि ब्रिटिश न्यायविद एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कानून के शासन के जो प्रमुख बिंदु हैं, इसमें कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, कानून के समक्ष समानता और व्यक्तियों की इच्छा नहीं बल्कि कानून के शासन पर इसमें बल दिया जाता है और स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि कानून के शासन का पालन हो और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग न हो। भारतीय संविधान में विधि का शासन ये मुख्य रूप से इंग्लैंड या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और इस अवधारणा को प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायविद एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका अर्थ है कानून सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, ये था सामान्य जानकारी कानून के शासन के बारे में। एवी डायसी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। इसमें ये मान्यता है कि कानून सर्वोच्च और सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे समाज में उसका कौन सा भी स्थान हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। विधि का शासन शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द ले प्रिंसिपे डी लीगेलाइट से लिया गया है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। विधि का शासन शब्द जो है ये मूल रूप से फ्रांसीसी शब्द यानी फ्रेंच भाषा के शब्द ले प्रिंसिपे डी लीगेलाइट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वैधता का सिद्धांत। विधि का शासन, जिसे विधि की सर्वोच्चता के रूप में जाना जाता है, इसका अर्थ है कि कोई भी चाहे वो सरकार ही क्यों न हो, वो विधि से ऊपर नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विधि का शासन, विधि की सर्वोच्चता के रूप में इसको जाना जाता है। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, इसका मूल सिद्धांत है। विधि का शासन एक विधिक सिद्धांत है। इसमें सरकारी अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के विरुद्ध विधि को एक राष्ट्र पर शासन करना चाहिए, ये मान्यता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति विधि के तहत सामान्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार के अधीन है, चाहे उसकी रैंक यानी हैसियत या पद कोई भी हो, वो सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। अब आइए जानते हैं एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा। दोस्तों, प्रोफेसर एवी डायसी को विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। 1885 में उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक को लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवी डायसी द्वारा लिखित ये पुस्तक 1885 में प्रकाशित हुई थी। एवी डायसी ने विधि के शासन के जिन 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वो सिद्धांत हैं विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष समता और तीसरा है विधिक भावना की प्रधानता, यानी न्यायालय को निष्पक्ष और बाह्य प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एवी डायसी के अनुसार विधि की सर्वोच्चता हासिल करने के लिए 3 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसमें पहला है विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और विधिक भावना की प्रधानता।
अब आइए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं, विधि की सर्वोच्चता के बारे में। तो दोस्तों, विधि के सर्वोच्चता जो है ये डायसी के विधि के शासन की अवधारणा का पहला और मुख्य स्तंभ है। विधि का शासन सरकार या सार्वजनिक अधिकारियों को सभी प्रकार की मनमानी और विवेकाधीन शक्तियों को अस्वीकार करता है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी और चीज़ के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये विधि की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। तो विधि के शासन का पहला सिद्धांत विधि की सर्वोच्चता है और इसमें ये माना जाता है कि विधि जो है वो सभी तरह से सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी ऊंचा पद क्यों न रखता हो, कानून से ऊपर नहीं है। ये विधि की सर्वोच्चता का अर्थ है। दूसरा सिद्धांत है विधि के शासन का विधि के समक्ष समानता। डायसी के विधि के शासन की अवधारणा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ विधि के समक्ष समता है और इसीलिए वो विधि की निष्पक्षता पर जोर देते हैं। विधि के समक्ष समता का अर्थ ये है कि अमीर और गरीब, अधिकारी और सामान्य नागरिक, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं होगा। न किसी को नीचा दिखाया जा सकता है, न ही किसी को उन्नत किया जा सकता है। तो कानून के समक्ष समता का आसान भाषा में अर्थ ये है कि कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। जात या जन्म के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इसमें आप देखिए कि विधि सभी को समान न्याय प्रदान करती है और उनका मानना है कि सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए और उसका निर्णय समान रूप से न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इसीलिए जो कानून के समक्ष समानता है वो विधि की निष्पक्षता से प्रेरित है। डायसी के विधि के शासन सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ विधिक भावना की प्रधानता है। विधिक भावना की प्रधानता का मतलब ये है कि विधि के शासन की व्यापकता के लिए एक प्रवर्तन प्राधिकारी यानी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होना चाहिए और वो प्राधिकार उन्हें न्यायालयों में मिलता है। तो याद रखिएगा, डायसी का मानना है कि शासन जो है व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि पूर्व में निर्धारित और निष्पक्ष कानूनों के अनुसार चलाया जाता है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि कानून के शासन का पालन हो और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग न हो। डायसी का मानना है कि न्यायालय जो है विधि के शासन को लागू करता है, इसलिए इसे निष्पक्षता और बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इस कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधि के शासन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब दोस्तों, विधि के शासन के 3 आधार स्तंभ या 3 सिद्धांतों के बाद आइए जानते हैं कि डायसी के विधि के शासन की अवधारणा की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली आलोचना इस बिंदु पर की जाती है कि डायसी ने विधियों के संहिताकरण के महत्व की अवज्ञा की है। दूसरा है किसी व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विधियों का संहिताकरण जरूरी है, क्योंकि ये सुनिश्चितता प्रदान करता है जो कुछ भी संहिताबद्ध किया गया है वो निश्चित है, इसका अधिक प्रभावी ढंग से पालन किया जा सकता है। तीसरा है कि उन्होंने ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी नियमों का समूह जो राज्य और उसके नागरिकों के प्रति प्रशासन या प्रशासनिक प्राधिकरण के संबंधों को विनियमित करता है, इस अवधारणा को गलत माना है। ये जो है डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन के सिद्धांत की तीसरी प्रमुख आलोचना है। इसके अलावा डायसी कहते हैं कि ये प्रणाली अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ मामलों में ये सामान्य विधि प्रणाली की तुलना में प्रशासन को नियंत्रित करने में विशेष रूप से प्रभावी थी। तो इन कुछ सामान्य बिंदुओं पर डायसी के विधि के शासन की आलोचना की गई है। अब आइए जानते हैं भारत में विधि का शासन यानी भारत में जो रूल ऑफ लॉ है ये किस तरह से संचालित होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारत का संविधान जो है जो 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, ये देश की सर्वोच्च विधि है और ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर अभिभावी है। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर अभिभावी है। राज्य के तीनों अंगों को संविधान में अंकित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होता है और भारत के संविधान में इन तीनों अंगों के जो कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से विभाजित हैं।
संविधान के तहत विधि के शासन का जो सिद्धांत है संविधान में कई प्रावधानों में शामिल किया गया है। किन किन प्रावधानों में शामिल किया गया है तो इसको देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 13 में। देखिए, संविधान के तहत विधि का शासन कई प्रावधानों में शामिल है। पहला अनुच्छेद 13 में भारत में विधि के शासन सिद्धांत को अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 13 के तहत नियमों, विनियमों, उपनियमों और अध्यादेशों के रूप में परिभाषित विधियों को रद्द किया जा सकता है यदि वे भारत के संविधान के विपरीत हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, इसमें ये कहा गया है कि किसी को भी विधि के समक्ष समानता और राज्य द्वारा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों अनुच्छेदों में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि के शासन का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णयों के द्वारा जो है विधि के शासन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विधि के शासन को संविधान के मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 14 राज्य के मनमाने कार्यों को विखंडित करता है जो व्यवहार में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। और विधि का एक और महत्वपूर्ण नियम न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियम और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका की शक्ति है। आप जानते हैं कि यदि केंद्र और राज्य सरकार कोई कानून बनाता है उसमें कुछ भी, उस आदेश में कुछ भी असंवैधानिक है या संविधान के नियमों के विपरीत है तो जो न्यायालय है उसमें संशोधन कर सकती है। न्यायालय की ये शक्ति जो है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ये न केवल संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करता है बल्कि प्रशासनिक कार्यों और उसके वैधता की भी जांच करता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वर्ष 1951 के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा आप देखिए न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों को और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय को सौंपी गई हैं। अब आइए जानते हैं विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा क्या है। दोस्तों, वर्तमान में डायसी के विधि के शासन की अवधारणा को संपूर्ण या समग्र रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा बहुत व्यापक है। इसलिए ये किसी भी सरकार के लिए एक आदर्श स्थापित करती है। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के द्वारा निर्मित की गई, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र 1959 कहा जाता था। बाद में 1961 में लागोस में इसकी पुष्टि हुई थी। थोड़ा सा दिल्ली घोषणा 1959 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 1959 की दिल्ली घोषणा या दिल्ली डिक्लेरेशन, इसको न्यू दिल्ली कांग्रेस कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना थी। ये मुख्य रूप से स्वतंत्र समाज में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ इन फ्री सोसाइटी पर केंद्रित थी। इसमें ये जो दिल्ली में आयोजित दिल्ली घोषणा था, इसमें 53 देशों के 185 से अधिक न्यायाधीशों, वकीलों और कानून के प्रोफेसरों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और स्पष्ट करना था। इसी तरह 1961 में नाइजीरिया के लागोस में प्रमुख सम्मेलनों में एक अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस ऑन द रूल ऑफ लॉ था, जो 3 से 7 जनवरी 1961 के बीच आयोजित किया गया था। इसमें लागोस के कानून के रूप में एक दस्तावेज अपनाया गया जिसमें ये पुष्टि की गई कि कानून का शासन लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनविदों के आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। और 1961 में वियना में भी एक महत्वपूर्ण राजनयिक सम्मेलन हुआ था, लेकिन लागोस या नाइजीरिया के जो आयोजन हुआ था लागोस या नाइजीरिया में,
ये जो है रूल ऑफ लॉ को उसी अवधारणा पर केंद्रित था। दोस्तों, अगर आधुनिक अवधारणा के रूप में विधि के शासन को देखें तो इसका व्यापक रूप जो है, इसका तात्पर्य ये है कि एक स्वतंत्र समाज में सरकार के कार्यों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहे। दूसरा ये है कि प्रभावी सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सके। और तीसरा है कानून, विधिक सहायता, सार्वजनिक परीक्षण, निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोषिता की धारणा के अधिकार के बिना कोई गिरफ्तारी न हो। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी महत्वपूर्ण शर्त है। तो आधुनिक अर्थ में देखा जाए तो विधि का शासन ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक हित को प्रोत्साहन मिले और जहां सरकार की आलोचना को न केवल अनुमति दी जाए बल्कि उसे सकारात्मक गुण भी माना जाए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं विधि के शासन के प्रमुख अपवाद क्या हैं। तो अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361, 361(2), 361(3) और 361(4) के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति दी गई है, छूट दी गई है। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा ये अपवाद है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। तीसरा अपवाद का बिंदु ये है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय से जारी नहीं की जाएगी। चौथा बिंदु है कि कोई भी सिविल कार्रवाई जिसमें राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में शुरू की जाएगी, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या बाद में, जब तक कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को जैसा भी मामला हो लिखित में नोटिस दिया गया हो या उनके ऊपर छोड़ दिया गया हो। उसके अगले 2 माह की समाप्ति तक कार्यालय कार्रवाई की प्रकृति, उसके लिए कार्रवाई का कारण, उस पक्ष का नाम, विवरण और निवास स्थान जिसके द्वारा ऐसी कार्रवाई शुरू की जानी थी और वह जिस राहत का दावा करता हो। तो ये विधि के शासन के कुछ अपवाद हैं जो भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त हैं। इसके अलावा विदेशी राजनयिक जो हैं इनको भी कुछ मामलों में छूट है। 1961 के वियना कन्वेंशन में राजनयिक संबंधों के विशेषाधिकार और विभिन्न उन्मुक्तियों का प्रावधान है जो राजनयिक दूतों और राजनयिक एजेंट को प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 समेत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उन्मुक्ति जो संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को प्रतिबंधित करती हैं। तो ये ऐसे मामले हैं जो विधि के शासन के अपवाद कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने इसमें विस्तार से विधि के शासन के बारे में जाना, एवी डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया गया है इसके बारे में जाना, और हमने जाना कि भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा कहाँ पर दी गई है। तो सामान्य रूप से विधि के शासन के अंतर्गत ये माना जाता है कि कानून सर्वोच्च या सर्वोपरि है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे उनका पद या दर्जा कोई भी है। और जो है न्यायिक भावना के रूप में तो शासन व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि जो पूर्व निर्धारित निष्पक्ष कानून हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कानून के शासन का पालन हो सके और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग न हो। भारत में इसको अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण के तहत अपनाया गया है। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो ये अवधारणा इंग्लैंड की विधि व्यवस्था से जन्मी है, जिसका उद्देश्य राजा की शक्तियों को सीमित करना था। एवी डायसी के 3 सिद्धांत याद कर लीजिए: विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और न्यायालयों की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सामान्य रूप से देखा जाए
तो भारत में जो कानून है वो व्यक्तियों के मनमाने फैसले से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलता है। यही विधि के शासन का मूल है कि विधि सर्वोच्च है, विधि के समक्ष सभी समान हैं और विधिक भावना की प्रबलता है और न्यायालय इन विधिक प्रावधानों को लागू करता है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि कानून के शासन का पालन हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बेहद महत्वपूर्ण है। ये राजनीति विज्ञान विषय के साथ साथ लॉ यानी विधि विषय से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।